तो आज का टॉपिक है धातु। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ होता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इन 5 तत्वों से शरीर की धातुओं का निर्माण होता है और इन धातुओं के द्वारा शरीर का निर्माण होता है। तो धातु बेसिकली क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी। मॉडर्न में हम इसको टिश्यूज से भी ले सकते हैं। बेसिकली जो फ्रेम और स्ट्रक्चर बनाता है बॉडी का, वो क्या है? धातु। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे धातु शब्द की निष्पत्ति। निष्पत्ति क्या होता है? डेरिवेशन। तो धातु शब्द की डेरिवेशन क्या है? धातु शब्द की निष्पत्ति संस्कृत के धारणार्थक दुधांग धारण पोषणयोः अर्थ से हुई है, अर्थात शरीर का धारण एवं पोषण करे उसे धातु कहते हैं। धारण से तात्पर्य है ऐसे तत्व जो शरीर का निर्माण करे, मतलब जो शरीर को बनाते हैं और उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? धातु। फिर आता है धातु शब्द की निरुक्ति, मतलब एटिमोलॉजी, बेसिकली स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। तो द धातु में तुन प्रत्यय होकर धातु शब्द की निरुक्ति होती है। आचार्य सुश्रुत ने धातु शब्द की निरुक्ति धारणात् धात्वः बताई है। धारणात् धात्वः मतलब जो शरीर का धारण करे, जो शरीर को होल्ड करे और वेयर करे, उसको क्या बोलते हैं? धातु। तो कहीं कहीं निरुक्ति और निष्पत्ति को इंटरचेंज करके भी लिख देते हैं, तो इसको एज इट इज रटना होता है। फिर आता है धातु और उपधातु में डिफरेंस। शरीर का धारण एवं पोषण का कार्य करते हैं, कौन करते हैं? धातु। धातु से उपधातु और मल की उत्पत्ति होती है। उपधातु होता है सेकेंडरी टिश्यू और मल क्या होता है? वेस्ट मटेरियल। तो ये धातु ही बनाता है। अब उपधातु क्या होता है? केवल शरीर का धारण करते हैं, पोषण नहीं। मतलब धातु जो है वो धारण भी कर रहा है और पोषण भी कर रहा है, और उपधातु खाली धारण करता है, पोषण नहीं करता, और धातु से ही उपधातु बनती है। फिर आता है धातु संख्या। अब सभी आचार्यों का एक ही मत है, मतलब सभी आचार्यों का एक ही कहना है कि टोटल हमारी बॉडी में 7 धातुएं होती। मांस, मेदो, अस्थि, मज्जः, शुक्राणि धातवः सप्तदुष्य। मतलब ये 7 धातुएं होती हैं। कौन कौन सी? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एवं शुक्र, जिनके बारे में हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। इन्हें दूष्य भी कहते हैं क्योंकि दोषों के द्वारा इन धातुओं का दूषण होता है। हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं: वात, पित्त, कफ। अगर वो दोष बढ़ जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं तो उनसे धातुएं भी दूषित हो जाती हैं। तो जो दोषों से दूषित हो रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? दूष्य। तो धातुओं का दूसरा नाम क्या है? दूष्य, क्योंकि ये दोषों से दूषित हो जाती हैं। अब आधुनिक शरीर विज्ञान से तुलना। अब मॉडर्न से हमने कैसे कंपेयर करा है इनको? आधुनिक विज्ञान में इन्हें टिश्यू कहा जा सकता है। इनकी तुलना निम्न प्रकार से की है। जैसे रस को प्लाज्मा और लिम्फ टिश्यू से लिया है, जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं हमारे बॉडी में, उसको रस कहते हैं। रक्त क्या होता है? ब्लड टिश्यू। मांस क्या होता है? मस्कुलर टिश्यू। मेद क्या होता है? एडिपोज टिश्यू। अस्थि क्या होता है? बोन टिश्यू। मज्जा होता है बोन मैरो टिश्यू। शुक्र होता है रिप्रोडक्टिव टिश्यू। अब धातुओं का सामान्य कर्म, इनके फंक्शंस बताए गए हैं। प्रीणनम, जीवनम, लेपः, स्नेहो, धारण, पूर्णे, गर्भोत्पादकस्य कर्माणि धातूनां क्रमशः विदु। अब एक एक धातुओं का कर्म इसमें लिखा हुआ है। जैसे कि रस धातु का कर्म क्या होता है? प्रीणनन। अब अगर नोट्स बना रहे हो तो ब्रैकेट में लिखते रहना। प्रीणनन मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बॉडी को रस धातु। रक्त धातु का कर्म क्या होता है? जीवन, जीवन देता है, मेंटेनिंग वाइटैलिटी। मांस धातु का काम क्या होता है? लेपन, कोटिंग करना, बॉडी को कोट करना। मेद का काम होता है स्निग्धता प्रदान करना, प्रोवाइड अंक्चुअसनेस। अस्थि का काम होता है धारण करना, टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर बॉडी। मज्जा का अस्थियों का पूरण करना, मतलब फिलिंग अप बोन्स। बोन्स के अंदर ही बोन मैरो होती है, तो मज्जा इज बोन मैरो, तो अस्थियों का पूरण करना, फिलिंग अप बोन्स। शुक्र का काम होता है गर्भोत्पादन करना, हेल्प्स इन प्रेगनेंसी। तो ये हो गए धातुओं के सामान्य कर्म। फिर आता है अंजलि प्रमाण। जैसे पीछे इमेज बनी हुई है जिसमें दोनों पाम्स को जोड़ रखा है, तो उसमें जो क्वांटिटी फिल हो सकती है, अगर हमने इसमें पानी भरा तो जो क्वांटिटी आएगी उसको हम कहते हैं अंजलि प्रमाण, 1 अंजलि प्रमाण। तो ऐसे जल की हमारे शरीर में कितनी क्वांटिटी होती है? 10 अंजलि। रस की 9 अंजलि, रक्त की 8 अंजलि, पुरीश दैट इज फीकल मैटर 7 अंजलि,
कफ जो दोष है एक 6 अंजलि, पित्त 5 अंजलि, मूत्र 4 अंजलि, वसा 3 अंजलि, मेद डेट इज एडिपोज टिश्यू 2 अंजलि, मज्जा 1 अंजलि, शुक्र और मस्तिष्क की आधा अंजलि। ओज, ओज क्या होता है? इम्यूनिटी, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। ओज 2 प्रकार के होते हैं, पर ओज और अपर ओज। पर ओज की होती है 8 बूंद और अपर ओज की होती है हाफ अंजलि। तो बेसिकली अंजलि प्रमाण क्या हुआ? क्वांटिटी दैट कैन बी फिल्ड इन अ स्पेस फॉर्म्स फ्रॉम जॉइनिंग वंस पाम्स टुगेदर। फिर आता है धातु पोषण न्याय, थ्योरी ऑफ धातु पोषण और प्रिंसिपल ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन एंड न्यूट्रिशन। पंच भौतिक आहार के द्वारा पाचन के पश्चात उत्पन्न हुए आहार रस से धातुओं का पोषण किस प्रकार से होता है, इसी पोषण कर्म को धातु पोषण न्यायों द्वारा समझाया जाता है या बताया गया है। तो बेसिकली जो हम आहार खाते हैं, खाना खाते हैं, वो पंच भौतिक होता है, 5 तत्वों से बना हुआ होता है। तो जब वो आहार डाइजेस्ट हो जाता है तो वो एक आहार रस बनाता है जिनसे सारी धातुओं का पोषण होता है, सारी धातुओं का नरिशमेंट होता है। तो अब वो कैसे कैसे करके होता है, तो कुछ थ्योरीज दी गई हैं अलग अलग आचार्यों ने, तो हम इसमें वो पढ़ेंगे। संहिताओं के टीकाकारों ने धातु पोषण कर्म को मुख्य रूप से 4 न्यायों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। 4 थ्योरीज दी गई हैं। कौन कौन सी हैं वो? एक है शीर्दधि न्याय, एक है केदारी कुल्य न्याय, एक है खले कपोत न्याय, एक है एक काल पोषण न्याय। तो सबसे पहले आता है शीर्दधि न्याय। इस न्याय के अनुसार जिस प्रकार दूध दही में परिवर्तित होता है, वैसे ही रस धातु रक्त धातु में, रक्त धातु मांस धातु में, मेद धातु अस्थि धातु में, अस्थि धातु मज्जा धातु में एवं मज्जा धातु शुक्र धातु में पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। अब इसमें कहा गया है जैसे कि दूध से दही बनता है, ऐसे ही आहार रस से पहले रस धातु बनेगा, फिर रस धातु रक्त धातु बनाएगा, फिर रक्त धातु मांस धातु बनाएगा, फिर मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र धातु बनती है। चक्रपाणी इस न्याय को उचित नहीं मानते हैं। सुश्रुत टीकाकार डलहन इस न्याय के पक्ष में है। इसे सर्वात्म परिणाम पक्ष या कर्म परिणाम पक्ष भी कहते हैं। फिर आता है केदारी कुल्य न्याय। केदार मतलब होता है खेत और कुल्य मतलब होता है नहर। तो जिस प्रकार विभिन्न नहरों द्वारा जल खेतों में बनी केदारी में सींचन कर फसल की वृद्धि करता है, उसी प्रकार आहार रस, धमनी, सिरा आदि द्वारा धातु व स्रोतस में जाकर धातुओं का पोषण करता है। तो इसमें कहा गया है कि जैसे खेतों में जो नहर होती है, जो अलग अलग जगह से जाकर पूरे खेत में जल पहुंचाती है, ऐसे ही आहार रस जो होता है धमनी सिरा को होता है आर्टरीज, वेन्स, और धातु व स्रोतस जो धातु के चैनल्स होते हैं, उनमें जाकर हर एक धातु का पोषण करती है, हर एक धातु को नरिशमेंट देती है। इस न्याय में उत्तर धातु का पोषण पूर्व धातु से ना होकर आहार रस से ही होता है। तो इस थ्योरी में ऐसा नहीं बोला है कि जैसे पहले आहार से रस का होगा फिर रस से रक्त का होगा, इसमें डायरेक्ट बोला है कि आहार रस सारी धातुओं का पोषण करती है। फिर आता है खले कपोत न्याय। जिस प्रकार खेत खलियान में दाना चुगने के लिए कपोत दैट इज पक्षी भिन्न भिन्न मार्ग अथवा दिशा से आते हैं और पुनः भिन्न भिन्न मार्गों से अपने गंतव्य स्थान पर शीघ्र या देर से पहुंचते हैं, जिनका मार्ग छोटा होता है वे जल्दी तथा जिनका मार्ग लंबा होता है वे देर से पहुंचता है, उसी प्रकार आहार रस सभी धातुओं के स्रोतस में पोषण सामग्री पहुंचाता है। क्योंकि सभी धातुओं के स्रोतस अलग अलग लंबाई के होते हैं, इसलिए सभी धातुओं तक आहार रस पहुंचने में अलग अलग समय लगता है। तो बेसिकली इसमें कहा गया है जैसे चिड़िया अलग अलग दूर दूर जगह से आकर खेतों में चुगने के लिए आती है, तो इसी प्रकार आहार रस अलग अलग मार्गों से जाके, कोई मार्ग छोटा होता है, कोई मार्ग लंबा होता है, तो जाकर नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अब स्रोतस जो होते हैं, जो चैनल्स होते हैं, वो अलग अलग लंबाई के होते हैं, तो इसी प्रकार सभी धातुएं जो होती हैं उन पे आहार रस अलग अलग टाइम पर पहुंचता है। फिर आता है एक काल पोषण न्याय। इसमें अष्टांग हृदय के जो टीकाकार हैं अरुण दत्त, उनके अनुसार सभी धातुओं का पोषण आहार रस से एक काल में ही होता है, एक टाइम पर ही होता है। तो ये हो गई 4 थ्योरीज। तो बेसिकली ये धातु कंप्लीट हो गया। अब एक एक करके रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातुओं के बारे में बताया गया है। थैंक यू।